Hello. If you can visualize the risk, you can plan for that risk. Financial year 1920 खत्म हो गया है and it's a time we should file our income tax return. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड रिस्क कैसे अवॉइड करना है। फाइनेंशियल ईयर 1920 खत्म हो गया, 3 महीने निकल चुके हैं। डिपार्टमेंट ने भी कुछ इनकम टैक्स रिटर्न की यूटिलिटी को रिलीज कर दिया, कुछ थोड़े दिनों में रिलीज हो जाएंगी। पहले बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड रिस्क क्या क्या है। पहला रिस्क तो है करंट सिचुएशन। इट्स अ कोविड क्राइसिस, वंस इन अ लाइफ टाइम क्राइसिस। अभी तक लॉकडाउन चल रहा था, धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ, अभी भी कई स्टेट्स में लॉकडाउन चल रहा है। कंपनियों के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जिसकी नौकरियां नहीं जा रही उनकी सैलरी कम हो रही है, कई लोगों की सैलरी डेफर हो रही है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इकोनॉमी श्रिंक होने वाली है। दैट मीन्स जो भी प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का ड्यूरिंग द ईयर ये कम होगा। अगर ये कम होगा तो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस कम जाएंगे, दूसरी रेवेन्यू भी गवर्नमेंट के पास कम जाएगी। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को अपने खर्चे चलाने के लिए भी कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए होते हैं। टैक्सेस भी गवर्नमेंट की इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अगर टैक्स कम हो रहे हैं तो ऑब्वियसली टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा कि वो गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करें। तो देयर आर चांसेस कि डिपार्टमेंट फ्यूचर में टैक्स कंप्लायंस को काफी सीरियसली लेना शुरू कर दे। एंड सपोज आपने गलती से कोई टैक्सेबल इनकम अपने रिटर्न में रिपोर्ट नहीं की, दैट मीन्स टैक्स भी नहीं पे किया, लेकिन अगर बाद में डिपार्टमेंट ने उस इनकम को नोटिस किया तो इसके कंसिक्वेंसेस फ्यूचर में काफी एडवर्स हो सकते। दूसरा रिस्क ई असेसमेंट। अभी तक क्या होता था, जैसे हमारे पास कोई नोटिस आता था, हम लोग डिपार्टमेंट में विजिट करते थे, वहां पर एक्सप्लेन करते थे, उसके बाद जो भी टैक्स पेबल वगैरह बनता था हम उसे पे करते थे। या फिर अगर टैक्स पेबल नहीं बनता था, डिपार्टमेंट के पार्ट से कुछ कंफ्यूजन था, तो हम उस कंफ्यूजन को दूर करके अपने मैटर को क्लोज कर देते थे। But from this year onward, department they have come up with the e-assessment. That means अब अगर आपके पास कोई नोटिस आएगा तो आपको डिपार्टमेंट में नहीं जाना है, आपको घर बैठ के ही या किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेके उसको गवर्नमेंट के पोर्टल पर ही रिजॉल्व करना है। एंड इस बात को आप भी मानते होंगे कि अगर आप किसी के सामने जाकर कोई इशू एक्सप्लेन करते हो तो सामने वाले को वो जल्दी समझ में आ जाता है। इस साल से आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। दैट मीन्स अगर कोई इशू होता है तो आपको राइटिंग में ही गवर्नमेंट को देना है, उनके पोर्टल के थ्रू एंड एक्सप्लेन करना है। देयर आर चांसेस कि आप फ्यूचर में इसकी वजह से भी किसी अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ सकते हैं। ये 2 रिस्क थे जो करंट ईयर से ओरिजिनेट हुए। उसके अलावा भी काफी सारे रिस्क होते हैं, जैसे कि आपने कोई इनकम रिपोर्ट नहीं की, डिपार्टमेंट ने उसे ट्रैक किया एंड देन आपके पास नोटिस आ गया, आपकी असेसमेंट्स हुई, आपने रिटर्न गलत भरा, उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई। तो ये कुछ रिस्क है और इन्हें अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट तो यही है कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को बिल्कुल ठीक ठीक भरें। और इसके लिए अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। एंड व्हेन आई एम सेइंग टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प, आई एम सेइंग टेकिंग द हेल्प ऑफ सम क्वालिफाइड पर्सन। उन लोगों की नहीं जिसके पेपर छप के आते हैं कि ITR 200 रुपए में भरवाएं, 300 रुपए में भरवाएं। उस वजह से पास्ट में भी काफी सारे लोगों को नुकसान हुआ एंड फ्यूचर में भी होता रहेगा, क्योंकि वो लोग ना तो इनकम टैक्स से इतने फेमिलियर होते हैं, दे जस्ट नो हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। सो टेक द प्रोफेशनल हेल्प केयरफुली। सेकंड, जो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसमें चीजें बिल्कुल ठीक ठीक डिस्क्लोज करेंगे। जितनी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको देनी ही चाहिए। तो अभी हमने रिस्क देखे एंड किस तरह से मिटिगेट करते हैं। अभी हमने डिस्कस किए कुछ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड रिस्क, कुछ मेथड की हाउ वी कैन अवॉइड दोज रिस्क। एक मेथड और है, फ्रॉम करंट ईयर ऑनवर्ड वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवर इनकम टैक्स फाइल। इनकम टैक्स फाइल जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे, क्या क्या आपने पोजीशन ली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम। तो ये फाइल बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि लास्ट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न। जब आप करंट ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करोगे उससे पहले एक बार लास्ट ईयर के इनकम टैक्स से आपको गो थ्रू हो जाना चाहिए। दूसरा, जितने भी आपके पास बैंक अकाउंट हैं उन सब की बैंक स्टेटमेंट, प्लस अगर बैंक स्टेटमेंट में कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आ रहे हैं तो उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उसी फाइल में लगा के रख। हमें क्या पता है कि उसकी जरूरत कब पड़ जाए एंड मे बी फ्यूचर में आपको उसके बारे में पता ही ना हो या भूल जाए आप। तीसरा, एक बैंक अकाउंट की समरी। देयर इज ए रिक्वायरमेंट कि आपको इनकम टैक्स में अपने सारे बैंक अकाउंट रिपोर्ट करने हैं, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैक चेक। चौथा, आपके PF PPF अकाउंट की स्टेटमेंट्स। पांचवा, ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपका TDS कटा है सबके फॉर्म 16 होने चाहिए। छठा, स्टेटमेंट 26 ईयर्स, ये आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो भी 26 ईयर्स में ट्रांजेक्शन आ रहे हैं एक बार आप उन्हें अपनी इनकम से रिकंसाइल कर लें
और जो आपका टीडीएस कटा है उसे आप टीडीएस सर्टिफिकेट से रिकंसाइल कर लें। कुछ टीसीएस रिफ्लेक्ट कर रहा है तो टीसीएस सर्टिफिकेट से भी। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है या एडवांस टैक्स पे किया है तो उसके चालान्स भी आपके पास होने चाहिए, हालांकि उसकी डिटेल भी फॉर्म 26 AS में आती है। और अगर आपको किसी पास्ट ईयर के करंट ईयर में इनकम टैक्स रिफंड मिला है तो उसकी डिटेल भी उस फाइल में लगा कर रखें। ये है मिनिमम डॉक्यूमेंट। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इनकम टैक्स में हम अपनी इनकम को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली सैलरी इनकम, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी बेसिकली रेंटल इनकम, तीसरी बिजनेस इनकम, चौथी कैपिटल गेन, पांचवी अदर सोर्स। जो शुरू के 4 हेड्स में कहीं नहीं आता वो अदर सोर्स में आ जाता। तो अगर आपने फाइनेंशियल 1920 में कहीं जॉब की है तो आपके पास एम्प्लॉयर का दिया हुआ फॉर्म 16 होना चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 नहीं दिया या आपका टीडीएस नहीं कटा था तो जो भी उस एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी स्लिप दी होंगी उसकी भी आप एक समरी बनाकर रख सकते हैं अपनी फाइल में। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट चेंज की है तो दोनों एम्प्लॉयर के फॉर्म 16 होने चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर्टी के पेपर होने चाहिए, प्लस जो भी आपका ड्यूरिंग द ईयर रेंट मिला है उसे आप एक बार बैंक स्टेटमेंट में टैली कर लें और उसकी समरी बना के रखें। अगर आप कुछ डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे इंटरेस्ट की है चाहे प्रिंसिपल पेमेंट की है, उस इनकम टैक्स फाइल में रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नॉर्मली जब भी हम हाउसिंग लोन लेते हैं तो हर साल हमें बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसमें लिखा होता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने इतना इंटरेस्ट पे किया है, इतना प्रिंसिपल पे। साथ ही साथ अगर आपकी रेंटल इनकम पर कुछ टीडीएस कटा है तो उस टीडीएस को भी आप अपनी 26 AS से रिकंसाइल कर ले। आते हैं बिजनेस इनकम पर। मैं मान के चलता हूं कि अगर आपको बिजनेस करते हैं तो आपने किसी अकाउंटेंट की हेल्प ली होगी। अगर नहीं ली है ड्यूरिंग द ईयर तो आप अभी किसी अकाउंटेंट की हेल्प ले सकते हैं आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड। बिजनेस इनकम से रिलेटेड आईटीआर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, होता भी है। एंड इससे रिलेटेड आपकी इनकम टैक्स फाइल में बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो जीएसटी के रिटर्न्स भी होने चाहिए। जीएसटी की रिटर्न्स को आप अपनी बिजनेस की सेल से रिकंसाइल भी करके रखें और उस रिकंसिलेशन की रिपोर्टिंग आपके आईटीआर फॉर्म में भी होती है। बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए आपके पास, प्लस कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आ रहा है आपकी बैंक स्टेटमेंट में तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं कैपिटल गेन में। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ एसेट्स को बेचा है जिससे आपकी इनकम हुई है तो सारे डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड आपकी फाइल में होने चाहिए। जैसे कि आपने उस एसेट्स को कब खरीदा था, आपने कितने में खरीदा था, वो उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जब आपने बेचा कितने में बेचा उसकी डिटेल होनी चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन हुआ है तो वो डॉक्यूमेंटेशन भी होने चाहिए। और जो आपको पैसे मिले हैं उसकी बैंक स्टेटमेंट में एंट्री को हाईलाइट करके रख। अब आते हैं अदर सोर्स में। ये बहुत बड़ा एरिया हो सकता है। जो इनकम कहीं भी नहीं आती वो अदर सोर्स में आ जाती है। तो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स डिपेंड करते हैं आपकी इनकम के ऊपर। जिस तरह से आपकी इनकम होगी उस तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। जैसे कि अगर आप सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को रिपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास पूरे साल की सेविंग बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए, प्लस इंटरेस्ट अमाउंट को हाईलाइटेड होना चाहिए ताकि इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम कोई गलती ना हो। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई एफडी वगैरह करवा रखी थी और उस पर इंटरेस्ट मिला है तो उसकी डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। एफडी की कॉपी होनी चाहिए, एफडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एफडी की स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर कुछ डिविडेंड मिला है तो उसकी डिटेल भी होनी चाहिए। बेसिकली डिविडेंड या जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो डिपॉजिटरी आपको ऑलरेडी एक कैलकुलेशन प्रोवाइड कर देते हैं, उनके सिस्टम में इनबिल्ट होती है वो डिटेल। उसके अलावा आप जैसे डिविडेंड है इन सपोर्ट ऑफ योर डिविडेंड इनकम अगेन बैंक स्टेटमेंट में हाईलाइट करके रखें। अगर जो ट्रेडिंग है उसके लिए आपके पास सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स होने चाहिए, डेली स्टेटमेंट होनी चाहिए डिपॉजिटरी वाली, तो ये सारी डिटेल होनी चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर अगर आपको कोई गिफ्ट वगैरह मिला है तो उसकी डिटेल भी होनी चाहिए। तो ये कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट्स थे जो आईटीआर फाइल करते टाइम आपको अपनी इनकम टैक्स फाइल में लगाकर रखने। अब कुछ एडिशनल इश्यूज देखते हैं। एंड अगर आपका टैक्स कंसल्टेंट आपसे उन चीजों की डिटेल मांगता है दैट मीन्स आप इनकम टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड सही हाथ। जैसे नंबर 1 आपको जो भी ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडी मिली है उसकी डिटेल। वो सब्सिडी गैस सब्सिडी भी हो सकती है, वो कोई और सब्सिडी भी हो सकती है। सब्सिडी भी टैक्सेबल होती है डिपेंड ऑन इट्स नेचर। देन अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो कैशबैक की डिटेल, आपको ड्यूरिंग ईयर कितना कैशबैक मिला है। ये बड़ा लिटिगेटिव इशू है। अभी तक इंडियन इनकम टैक्स ने इस चीज को टच नहीं किया बट कैशबैक रिलेटेड इनकम यूएस यूरोप में
ऑलरेडी टैक्सेबल होती है। मे बी फ्यूचर में गवर्नमेंट इस तरह के ट्रांजैक्शन को भी पकड़ना शुरू कर दे एंड नोटिस भेजना शुरू कर दे। अगर क्रेडिट कार्ड कैशबैक की बात आई तो कैशबैक आपको और भी जगह से मिलता है, जैसे कि पेटीएम हो गया, मोबीक्विक हो गया, फोन पे हो गया। काफी सारे मोबाइल वॉलेट्स होते हैं जो अगर आप उनके थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको कैशबैक मिलता है। इस तरह की इनकम भी आप अपने कंसल्टेंट के मांगने पर डिस्क्लोज करें। अगर आपका कंसल्टेंट ये डिटेल नहीं मांगता तब भी आप उन्हें डिस्क्लोज करें। साथ ही साथ कुछ माइंडसेट होता है हमारा कि अच्छा मुझे इस बैंक को डिस्क्लोज नहीं करना, इस बैंक की डिटेल मैं कंसल्टेंट को नहीं दूंगा। तो इस तरह की चीजों को आप अवॉइड करें। फ्यूचर में इसकी वजह से आप काफी अनकंफर्टेबल पोजीशन में भी जा सकते हो। दिस इज इट, थैंक यू। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा हो। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।